हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुभूति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से। बीएससी पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टीलर सिस्टम, यानी कि रंभ संरचना, जिसे आज हम पढ़ेंगे। स्टील को जानने से पहले हम जो स्टेम और रूट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि किन किन कोशिकाओं से और किन किन स्तरों से मिलकर स्टेम और रूट बनते हैं, उन्हें पहले पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक संरचना जो होती है, सबसे बाहरी स्तर जो होता है स्टेम और रूट का, वो होता है एपिडर्मिस। बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, जो कि एक स्तरीय होता है, और अगर रूट है तो उसमें मूल रोम होते हैं और तना है तो उसमें वो अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद उसका अंदर का क्षेत्र जो आता है वो कोशिकीय होता है, जिसमें ज़्यादातर वो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट। ये एपिडर्मिस के अंदर वाला क्षेत्र होता है। कई बार वो बहुस्तरीय भी हो सकता है, जिसमें कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा भी पाई जा सकती हैं, पर वो हायर प्लांट्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स जो है वो सिंपल टिश्यूज से, सिंपल सेल से मिलकर बनता है, जो कि पैरेन्काइमेटस होती हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो स्तर आता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी कि अंतः त्वचा। अंतः त्वचा या अंतः त्वचा जो होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, यानी कि बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं इस प्रकार, और इनके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो ये इनकी पहचान होती है इस स्तर की। तो बाहरी स्तर जो है, रंभ के बाहर का जो स्तर है वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से मिलके बनता है, जो सभी रूट और स्टेम में कॉमन होता है। अब इसके अंदर वाला स्तर हम देखते हैं जो कि रंभ बनाता है। सबसे एंडोडर्मिस के अंदर वाली कोशिका होती है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल मतलब परिरंभ। परिरंभ और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम वेस्कुलर टिश्यूज या संवहन पूल, संवहन तंत्र, संवहन कोशिकाएं कहते हैं, वो पेरीसाइकिल के अंदर होते हैं, और ये दोनों ही क्षेत्र मिलकर स्टील बनाते हैं या रंभ बनाते हैं। तो अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वो सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो होता है वो है आपके जाइलम, और उसके बाहर होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हमें पता है संवहन तंत्र में जल को भूमि से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के काम आता है, और जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थ जो कि पत्ती में संचित होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये तो बेसिक कार्य हो गए इनके, जाइलम और फ्लोएम के। तो सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो होता है वो जाइलम होता है, और उसके बाहर वो घिरा हुआ रहता है फ्लोएम से। ये सभी संरचनाएं मिलकर, तीनों संरचनाएं जो हैं, जाइलम, फ्लोएम और पेरीसाइकिल, मिलकर के स्टील बनाती हैं या रंभ बनाती हैं। अब एक संरचना और होती है जिसे हम बोलते हैं, पित्त, यानी कि मज्जा। मज्जा जो है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की रंभ पाए जाते हैं, जिन्हें हम अगले अपने स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये एक मूलभूत संरचना है किसी भी तने या जड़ की, जिसके आधार पर हम आगे की संरचनाएं पढ़ेंगे। अब देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है।
रूट और स्टेम से बाहर, अगर रूट का इन्होंने डायग्राम लिया है तो रूट हेड्स दिख रहे हैं, फिर उसके बाद एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाला क्षेत्र जो है ये कॉर्टेक्स हो गया, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस आ गया, और एंडोडर्मिस के अंदर जो अंदर वाली स्तर है वो है पेरीसाइकिल, परिरंभ, और सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो होता है वो होता है वेस्कुलर बंडल वाला क्षेत्र। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था स्टेम और रूट का। अब हम देखते हैं स्टील होता क्या है। स्टील जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है से लिया गया शब्द है, और इसको बोलते हैं पिलर यानी कि स्तंभ। किसी भी स्टेम और रूट में जो आंतरिक यानी कि सेंट्रल पार्ट होता है, एकदम मध्य का क्षेत्र होता है, वो किन किन टिश्यूज से, किन किन ऊतकों से मिलकर बना होता है, वो स्टील कहलाता है। वाइन टाइगमैन और डॉलियट ने 1886 में बताया कि जो सेंट्रल पार्ट वो किन वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना है, उसे ही उन्होंने स्टील डिफाइन किया। अब अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था पित्त की उपस्थिति के आधार पर हम बताते हैं। अगर पित्त प्रोटोस्टील, दो तरह की स्टील्स होती हैं। प्रोटोस्टील जैसा पहले वाली जो स्टील मैं बता रही हूँ, वो स्टील जो है उसमें पित्त अनुपस्थित होता है, एब्सेंट। अगर पित्त एब्सेंट है तो हम उसको प्रोटोस्टील बोलते हैं। और साइफोनोस्टील यानी कि पित्त विद पित्त प्रेजेंट है। तो अगर पित्त प्रेजेंट होता है तो उसको साइफोनोस्टील, और उसके आगे की जितनी भी स्टील्स आती हैं वो सब आती हैं विद पित्त हैं, पित्त के साथ हैं। और अगर पित्त यानी कि मज्जा अनुपस्थित होता है तो वो प्रोटोस्टील में आता है। उसी के आधार पर प्रोटोस्टील के टाइप्स हम देखते हैं। प्रोटोस्टील जो है उसमें 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हेप्लोस्टील। हेप्लोस्टील का पहला चित्र यहाँ पे दिखा रखा है। सबसे सेंटर के अंदर पिंक कलर का जो है वो जाइलम है, लाइट ग्रीन फ्लोएम है, और सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो है वो कॉर्टेक्स है। यानी कि बाहरी क्षेत्र है कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। अपन को अंदर वाला क्षेत्र जो देखना है वो है यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम। अगर स्मूथ है तो उसको अपन हेप्लोस्टील बोलते हैं। पहला वाला स्टील जो यहाँ है वो है हेप्लोस्टील, यानी कि ठोस या सॉलिड अगर सेंटर होता है तो उसको हेप्लोस्टील बोलते हैं। अब दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, अगर वो जो पिंक वाला था वो स्टार के रूप में इस तरह से बिखर जाए या इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले तो उसको हम बोलते हैं स्टार शेप्ड। जब वो बन जाता है, जाइलम जो है वो फ्लोएम के अंदर धंस गया है और स्टार नुमा संरचना बना ली है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोस्टील। दूसरा वाला एक्टिनोस्टील। तीसरा वाला है, अगर वही चीज़ थी जो सेंटर के अंदर पिंक कलर का आपको दिख रहा है, अगर जाइलम जो है वो इस तरह से प्लेट की तरह अगर पूरे फ्लोएम में फैल जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टो यानी कि प्लेट पट्टी नुमा, तो प्लैक्टोस्टील हो गई। तारे नुमा एक्टिनोस्टील हो गई। अगर स्मूथ है एकदम तो वो हेप्लोस्टील है। लास्ट वाला जो होता है मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील का मतलब है कि अगर वो पट्टी नुमा तो था, पूरी लंबी लंबी पट्टियां हैं, पर अगर छोटी छोटी टुकड़ों में बिखर गया है जाइलम और वो फ्लोएम के अंदर पूरे में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखरा हुआ है, तो वो ये विभेदन करना मुश्किल होता है कि फ्लोएम कौन सा है, कितने क्षेत्र में है और जाइलम कितने क्षेत्र, मतलब दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जब फ्लोएम और जाइलम दोनों मिक्स हो चुके हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टील, जो कि यहाँ पे चौथी वाली स्टील है। इस चित्र में आप देखिए, पहला वाला आपको दिख रहा है हेप्लोस्टील, सेंटर में जाइलम है। दूसरा वाला एक्टिनोस्टील, यहाँ पर स्टार के रूप में स्ट्रक्चर संरचना दिख रही है। तीसरी वाली प्लेट नुमा है, देखिए प्लेट की तरह टूटे हुए हैं, तो ये प्लैक्टोस्टील हो गई। और पूरे में मिक्स हो चुके हैं, इस वाली संरचना में आखिरी वाली में पूरे प्लेट नुमा भी हैं पर वो मिक्स हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं
मिक्स्ड प्रोटोस्टील या मिक्स्ड स्टील। तो ये तो प्रोटोस्टील के 4 प्रकार थे, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील और मिक्स्ड स्टील, जिन्हें ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनके, और हमें इनको चित्र के साथ समझाना होता है। तो ये आप अच्छे से समझिए। अब इसके बाद वाला आता है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील जो है, साइफोनोस्टील को जेफरी ने सबसे पहले 1910 के अंदर क्लासिफाई किया था। लीफ गैप और लीफ ब्रांच गैप के आधार पर साइफोनोस्टील को क्लासिफाई किया। साइफोनोस्टील अभी हमने पढ़ा ही था कि वो स्टील्स होती हैं जिनके अंदर पित्त प्रेजेंट होता है, यानी कि मज्जा, सेंटर के अंदर मज्जा उपस्थित होता है। अब पहला वाला है क्लेडोसाइफोनिक। क्लेडोसाइफोनिक का मतलब होता है, क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील का मतलब होता है कि प्लांट माइक्रोफिलस है और लीफ गैप एब्सेंट होते हैं। लीफ गैप अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो माइक्रोफिलस हों और लीफ गैप अगर एब्सेंट हों तो उनको हम क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। वहीं फिल्लोसाइफोनिक मतलब अगर लीफ मेगाफिलस है और लीफ गैप और ब्रांच गैप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम फिल्लोसाइफोनिक में डालते हैं। अब ये अगली स्लाइड देखिए। फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, फिर भी एक बार हम देखते हैं वापस। देखिए, माइक्रोफिलस का मतलब होता है जब पत्तियाँ जो हैं वो तने के समान ही हैं, पूरे तने को घेरे हुए हैं और छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, मतलब पूरे तने को घेरते हुए हैं। तो ये पहला वाला चित्र लाइकोपोडियम का चित्र है। लाइकोपोडियम आपके कोर्स में है प्लांट, और इसमें पूरे तने को जब वो घेरे रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस। तो ये वाली माइक्रोफिलस प्रकार है। वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं जो प्लांट है उसमें तना नीचे है, भूमिगत है, और उसमें से पत्तियां निकली हुई हैं। ये जो पत्तियां हैं ये फ्रॉन्ड्स हैं जिसमें नीचे पिटियोल है या पर्णवृंत है और ऊपर 4 पत्तियां लगी हुई हैं, लीफलेट्स लगी हुई हैं। तो इतनी बड़ी अगर पत्ती स्टेम पे से निकलती है तो उसको हम बोलते हैं मेगाफिलस लीफ। ये एग्जाम्पल है मार्सिलिया, प्लांट मार्सिलिया है और एग्जाम्पल ये मेगाफिलस। तो अगर किसी तने में से, क्योंकि हम स्टील जो है, स्टील की संरचना तने की पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी तने में से इतनी बड़ी पत्ती निकलती है तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर लीफ गैप आया होगा। लीफ गैप जो उसका संवहन तंत्र है उनमें से कुछ लीफ के लिए जब सिस्टम मूव करता है, जब संवहन तंत्र पत्ती की तरफ जाता है तो कुछ वहाँ पर गैप हो जाता है, उसे हम लीफ गैप और लीफ ट्रेस कहते हैं। अभी हम इसको आगे वाले चित्र में पढ़ेंगे। तो ये तो थे माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीव्स। अब देखिए लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होता है। ये पहला वाला चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में वेस्कुलर बंडल है जिसमें से पत्ती निकली हुई है। अब अगर पत्ती जो निकली हुई है उसमें सिर्फ ट्रेस जा रहा है, यानी कि उसकी तरफ सिर्फ जाइलम और फ्लोएम जा रहा है, जैसे यहाँ पर है जाइलम फ्लोएम तो जा रहा है पर पत्ती ने कोई गैप नहीं दिया, तो सिर्फ ट्रेस जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीफ ट्रेस। पर दूसरा चित्र देखिए, पत्ती जब गई तो वहाँ पर उसकी वजह से वहाँ पर गैप बन गया है जिससे हम बोलते हैं लीफ गैप। वहीं दूसरे चित्र में अब आप देखिए, ये पत्ती जा रही है तो यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर ट्रेस भी जा रहे हैं। ये जो जा रहा है ये तो लीफ ट्रेस है, पत्ती की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पत्ती लगी हुई होगी और ये ट्रेस उसकी तरफ जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ नीचे की तरफ देखिए ये गैप बन गए हैं। जब बड़ी पत्ती होती है, मेगाफिलस होती हैं, तो वहाँ लीफ गैप बनता है, और जब पत्ती छोटी होती है यानी कि माइक्रोफिलस होती है, जैसा लाइकोपोडियम का एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा है, तो वहाँ पर लीफ गैप नहीं बनता, सिर्फ लीफ ट्रेस होता है। तो माइक्रोफिलस अगर होगी, तो लीफ सिर्फ ट्रेस होगा, और अगर मेगा होगी तो लीफ ट्रेस भी होगा और लीफ गैप भी होगा, दोनों चीज़ें उपस्थित होंगी। अब ये चित्र देखिए आप, इसमें पहला वाला है जिसमें ट्रेस जा रहा है, खाली लीफ ट्रेस तो दिख रहे हैं आपको, माइक्रोफिलस है, लीफ ट्रेस दिख रहे हैं, लीफ गैप नहीं दिख रहा। पर जब दूसरा आगे वाला चित्र देखते हैं आप तो लीफ ट्रेस भी है और लीफ गैप भी है।
अगर ब्रांच भी निकल रही है यानी कि तना भी निकल रहा है वहाँ से, तो वहाँ पर लीव ट्रेस तो होगा ही, उसके साथ लीव गैप भी होगा और ब्रांच ट्रेस भी होगा। ब्रांच के लिए भी जो वेस्कुलर बंडल है वो जा रहा है यानी कि स्टील जा रही है, तो ब्रांच ट्रेस भी वहाँ पर पाया जाता है। अब हम देखते हैं साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील जैसा कि मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि दो तरह की होती हैं स्टील्स। एक तो होती हैं प्रोटोस्टील जिसमें कि पित्त एब्सेंट होता है, और साइफोनोस्टील जिसमें कि पित्त प्रेजेंट होता है। तो अब आप यहाँ सेंटर में देखिए, एकदम मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पित्त पाया गया है, यानी कि ये साइफोनोस्टील है, पित्त प्रेजेंट है। उसके बाद जाइलम है, उसके बाहर वाला क्षेत्र फ्लोएम है, और फिर पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, वो क्षेत्र तो मिलेंगे ही। तो इस तरह का जो संरचना है जिसमें कि सेंटर में पित्त है वो साइफोनोस्टील है। अब इसके साथ आप एक और संरचना यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली, ये क्या होती है? मेरिस्टील भी कहते हैं इसे, या प्रोटोस्टील भी होती है। ये प्रोटोस्टील प्रकार है, ये मेरिस्टील है। मेरिस्टील का मतलब ये होता है, ये जो बाहर की ओर जो संरचना बनी है वो लीफ ट्रेस है। ये लीफ ट्रेस है। लीफ ट्रेस मतलब जो पत्ती के लिए जो वेस्कुलर बंडल्स जा रहे हैं उनका कुछ भाग पत्ती के लिए जो जाता है उसको हम लीफ ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर लीफ ट्रेस के लिए जो जा रहा है उसके लिए अपन एक बंडल बनाएंगे, और ये वाला हमेशा प्रोटोस्टील होता है, यानी कि इसको हम मेरिस्टील भी कहते हैं, प्रोटोस्टील या मेरिस्टील और लीफ ट्रेस। तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो कि शुरुआती पादपों में पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स की, और जैसे जैसे हम आगे की स्टील्स पढ़ेंगे तो वो आगे के पौधे या फिर हायर डेवलप्ड ग्रुप्स में अपने को देखने को मिलेंगी इन तरह की। तो इन स्टील्स को आप एक बार बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और आगे की स्टील जो कि थोड़ी इससे मुश्किल होंगी वो भी आप आसानी से फिर समझ पाएंगे।